अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 13। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे इसी मौके का इंतजार था। मैदान साफ देखकर वो पर्दे के पीछे से निकल आया और गार के दरमियान खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। अजीब गार थे जो इन पहाड़ों में न जाने कहां से कहां चले गए थे। बाहर जाना तो इस वक्त किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। गार के अंदर ही कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां छुपकर इन लोगों का जायजा लिया जा सके। तब इसका रुख उस सुराख की जानिब हो गया जिससे धनी सिंह बाहर आया था। वो आहिस्ता कदमों से उस सुराख की तरफ बढ़ गया। सुराख क्या था? अच्छा खासा दरवाजा था जिसमें एक आदमी खड़े होकर बआसानी दूसरी तरफ जा सकता था। इस दरवाजे की दूसरी जानिब भी एक तकरीबन 5 गज लंबी राहदारी थी जिसकी दूसरी तरफ भी एक कुशादा गार नजर आ रहा था। उस कुशादा गार में आला किस्म का फर्नीचर था, अलमारियां, मुसहरी, सोफे और ऐसी दूसरी चीजें। शिरा ने दिलचस्प निगाहों से इस गार को देखा और अपने छुपने की जगह तलाश कर ली। ये लकड़ी की एक अलमारी का पिछला हिस्सा था जिसमें एक आदमी बआसानी बैठ या खड़ा हो सकता था। शिरान अलमारी के पीछे बैठकर इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, बाहर कोई आवाज नहीं गूंजी थी जिसे वो तलाश कर रहे थे। वो तो इनके कल में मौजूद था, फिर बाहर इन्हें कामयाबी भला कैसे हो सकती थी। शिरान मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर अचानक उसका जहन अपनी तरफ घूम गया। पहाड़ियां छोड़कर यहाँ आने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसे बाहर की ये जिंदगी पसंद थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो इस अजनबी माहौल से नावाकिफ था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि इसे कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो इसे इस माहौल के बारे में मुकम्मल मालूमात मुहैया कर दें। वो उन लोगों की जुबान सीख ले, उन लोगों का माहौल, उनके अंदाज सीख ले। इसके बाद इस माहौल में जिंदगी बस करना मुश्किल ना होगा। उसे अंदाजा हो गया था कि इस दुनिया में दौलत बहुत बड़ी हैसियत रखती है और दौलत कमाने के लिए दुनिया का हर काम किया जाना है और हर चीज का महवरी दौलत है। लिहाजा मुझे दौलत हासिल करनी चाहिए। वो एक ज़हीन और चुस्तो चालाक नौजवान था। ये ख्यालात उसके जहन में जड़ पकड़ते गए और कुछ इस तरह गलबा हुआ कि वो अपनी जगह से निकल आया। अभी यहाँ का माहौल पुरस्कून है, दौलत की जरूरी है कि इंसान सड़कों पर ही आवारागर्दी करे, क्या वो इन गारों में ना होगी? उसने सोचा। अलमारी के पीछे से निकलकर वो गार के उस वाहिद दहाने की तरफ आया जिसकी दूसरी जानिब 5 गज लंबी सुरंग नजर आ रही थी। गारों में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, इतना गहरा कि कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे सकती थी। और छुपने के लिए अलमारी का पिछला हिस्सा तो मौजूद ही था। चुनांचे इसने अलमारी का जायजा लिया जो इधर उधर रखी हुई थी। किसी भी अलमारी में ताला नहीं था। गालिबन धनी सिंह अपनी इस रहायशगाह से बेहद मुतमईन था। उसने एक अलमारी खोलकर देखी। इसमें अजीब सी चीजें थी, पतली पतली शीशियां जिनके बलाई हिस्से बिल्कुल बारीक थे, नुकीली सुइयां जो एक बहुत बड़े डब्बे में चुनी हुई थी। ये तमाम चीजें न जाने क्या थी। फिर वो काली काली चुकोर टिक्कियां जो शिरान के लिए कतई अजनबी थी। शिरान को इस खजाने से कोई वाकफियत नहीं थी। मंशियात का ये खजाना तो सिर्फ उन आवारा गर्दों के लिए बाईस दिलचस्पी था। चुनांचे इस अलमारी का जायजा लेने के बाद उसने उसे बंद कर दिया। दूसरी और तीसरी अलमारी में भी उसी ही चीजें नजर आई। अलबत्ता मुसहरी के पीछे जो एक छोटी सी तिजोरी रखी थी, इसमें शिरान को काफी कीमती चीजें नजर आई। चंद अंगूठे जिनमें हीरे जड़े हुए थे। इसके अलावा नोटों की कई गड्डियां जो मुकामी नोट नहीं थे लेकिन बाहर सूरत करेंसी ही थे। शिरान ने चीजें निकालकर अपने लिबास में महफूज कर ली और तिजोरी बंद कर दी। अभी वो किसी भी सिलसिले में माहिर नहीं था, बस एक नातराशिदा हीरा था जो बाजार में आ गया था और लोग उसकी हकीकत से नावाकिफ थे। इस काम से फारिग होकर वो इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। दफातन उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे इसने अलमारी के पीछे छलांग लगा दी। आने वाला धनी सिंह ही था, क्योंकि इसके साथियों ने उसी इसे नाम से पुकारा था। शिरान सांस रोककर खड़ा हो गया। तुम सब नाकारा हो, इंतहाई बेकार और बकवास। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि इस मखसूस इलाके में कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज न किया जाए। आवारा गर्दों की एक हद मुकर्रर कर दी गई है। आखिर वो शख्स इस हद से अंदर कैसे दाखिल हुआ? धनी सिंह गुर्रा रहा था। बस जनाब, न जाने कैसे वो लोगों की निगाहों से बचता बचाता यहाँ तक पहुँच गया। मैं तुम्हारे इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। उसे हर हाल में तलाश करो। घोड़े पे ज़्यादा ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा जनाब। जाओ। मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक वो गिरफ्तार या हलाक ना हो जाए, धनी सिंह ने कहा और फिर दूसरे आदमी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो बाहर जा रहा था। शिरान ने एहतियात से झांक कर देखा। धनी सिंह ने शराब की बोतल और गिलास निकालकर गिलास में शराब उड़ेलने लगा। अभी उसने शराब का एक घूंट भी नहीं लिया था कि शिरान अपनी जगह से निकलकर उसके सामने आ गया। धनी सिंह की आंखें हैरत से फैल गईं। एक लम्हे के लिए कुछ न बोल सका, लेकिन फिर उसने बड़ी बेचैनी से गिलास उठाकर होंठों से लगाया
اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ اس سوال کا جواب تو بہت لمبا ہے، بس اتنا بتانا کافی ہے کہ میں غازی خان کا ساتھی ہوں۔ اس کے ہم نسل بھی معلوم ہوتے ہو؟ ہاں، لیکن پہاڑوں کے رشتے سے ہمارے قبیلے الگ الگ تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ بدلہ۔ تم نے غازی خان کو قتل کیا ہے۔ غازی خان میرا دوست تھا، میں اس کو بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بیوقوفی کی بات ہے، اسمگلر بدلہ نہیں لیتے، یہ تو کاروبار ہے۔ اپنا کاروبار رکھنے کے لیے حریف کو میدان سے ہٹانا ہی پڑتا ہے۔ اگر غازی خان کو موقع مل جاتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، اور پھر اس وقت تک ہم نے ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کیا جب تک ہمارے مفادات ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائے۔ غازی خان کا کاروبار چھوٹا تھا اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے کسی آدمی نے میرے کہنے میں مال بیچنے کی کوشش کی اور میرے آدمی سے مار پیٹ بھی کی۔ اس کے بعد میرا فرض تھا کہ میں اسے ختم کر دوں، ورنہ مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں، یہ ضروری تھا، بس یہی مجبوری میرے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے قبیلوں میں بدلے کی رسم ہے، اگر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا تو نامکمل رہوں گا، اس لیے شیران نے پستول نکال لیا۔ سنو، بات سنو، تم بیوقوف معلوم ہوتے ہو۔ طاقت کے مظاہرے کی کسی ایسی جگہ ایک نہتے انسان پر نہیں کیے جاتے۔ تم غازی خان کے ساتھی ہو، کہیں تم وہی تو نہیں جس نے کیمپ میں میرے دو آدمیوں کو مارا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میں وہی ہوں۔ پھر حماقت مت کرو، کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ باہر میرے دو آدمیوں کو قتل بھی تم نے ہی کیا ہے۔ ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ تب میں تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی پیش کرتا ہوں۔ غازی خان سے 10 گنا زیادہ معاوضہ ہوگا، ملک ملک کی سیر کرو گے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دھنی سنگھ، اس سے لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں غازی خان کا نوکر نہیں بلکہ دوست تھا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ دوست کے قتل کا انتقام لینا میرا فرض ہے، اور ہم لوگ فرض فروخت نہیں کرتے۔ میں اب اس سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ صرف ایک بات اور سن لو۔ دھنی رام اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش میں ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران وہ سوچتا رہا کہ ممکن ہے اس کا کوئی بھولا بھٹکا ساتھی اس طرف آ نکلے۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ پر گولی چلاؤ گے اور فائر کی آواز ان غاروں میں سے ایک سے دوسرے سرے تک پھیل جائے گی، کہ تمہارے خیال میں اس کے بعد تم بچ جاؤ گے؟ شیران نے ایک لمحے کو سوچا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی دیر میں تم نے ایک کام کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا، اور اسی وقت دھنی سنگھ نے ایک بوتل اٹھا کر اس پر کھینچ ماری۔ اس کا خیال تھا کہ شیران بوتل کی زد میں نہ بھی آیا تو کم از کم بوتل غار کی دیوار سے ٹکرائے گی اور اس کی آواز پھیل جائے گی، اس طرح ممکن اس کے مددگار آ جائیں۔ لیکن شیران ایک شاطر جوان تھا، اور سردار دود نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ اگر شیران برے راستوں پر نکل گیا تو ایک خطرناک آدمی ثابت ہوگا، اور داؤد خان کی یہ پیشگوئی غلط نہیں تھی۔ بوتل دھنی سنگھ کے ہاتھوں سے نکلی اور شیران نے اسے اطمینان سے اچک لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک ابھر آئی جو درندوں کے شکار کے وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے بوتل اطمینان سے نیچے رکھ دی اور آہستہ آہستہ دھنی سنگھ کی طرف بڑھنے لگا۔ دھنی سنگھ نے ٹھوکر مار کر میز الٹ دی، اور دوسرے لمحے اس نے اپنی کرپان نکال لی۔ کسی بیرونی امداد سے اب وہ مایوس ہو گیا تھا، اس لیے خود پر انحصار کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیکن لڑائی بڑھائی کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ تو صرف دماغ تھا۔ اس کے کل پوزے اس کے ساتھی تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے۔ شیران کے قریب پہنچتے ہی اس نے کرپان کا وار کیا، لیکن دوسرے لمحے شیران نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دھنی سنگھ کی تھوڑی پر گھونسا رسید کر دیا۔ دھنی سنگھ کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا، لیکن وہ اس جھٹکے کو برداشت کر گیا۔ البتہ جو بازو شیران کی گرفت میں آیا، جو وہ مخالف سمت میں مڑ کر تراخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تو اپنی کربناک چیخوں کو نہ روک سکا۔ لیکن شیران اسے نیچے گرا کر اپنا گھٹنا اس کے منہ پر رکھ دیا، اور اس کے دباؤ سے دھنی سنگھ کے جبڑے ہل گئے۔ کرپان ہاتھ سے گر گئی۔ شیران نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اطمینان سے دھنی سنگھ کے حلق پر پھیر دی۔ دھنی سنگھ کو اس بدترین موت کی توقع نہیں تھی۔ ہاتھ کا دباؤ اس قدر زبردست تھا کہ اس کی گردن کی صرف پشت کی کھال جڑی رہ گئی۔ شیران نے کرپان ایک طرف پھینک دی۔ اس کا کام ختم ہو گیا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ غازی خان، میں نے تمہارا قرض چکا دیا، حساب برابر، اب ہم دونوں کے ہاتھ صاف ہیں۔ وہ اس غار سے نکل آیا۔ اب اس غار کے آخری حصے سے باہر نکلنے کا مسئلہ تھا۔ وہ چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس بڑے غار میں اس وقت کئی آدمی موجود تھے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ شیران پریشانی سے اس بارے میں سوچنے لگا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان سے گزرے، اور شیران جیسا بے جگر ہی اس کی جرت کر سکتا تھا۔ اس نے دونوں پستول نکال کر ہاتھوں میں لیے اور غار کے دہانے سے باہر آ گیا۔ کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کی غراہٹ ابھری اور وہاں موجود لوگ ساکت ہو گئے۔ ان پر حیرت کا شدید حملہ ہوا تھا، اور شیران اس سے فائدہ اٹھا کر غار کے بیرونی حصے میں آ گیا۔ اس کا رخ انہیں لوگوں کی طرف تھا۔ غار کے دہانے سے نکلنے میں سے کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد کے حالات بہتر نہ رہے۔ اندر ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ ان لوگوں کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا، چنانچہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور کئی گولیاں شیران کے دائیں بائیں سے نکل گئی۔
दूसरे ही लम्हे उसने एक चट्टान की तरफ छलांग लगा दी जो गार के दहाने के करीब ही थी, और इस चट्टान की पनाह लेते ही इसने गार के दहाने की तरफ चंद फायर झोंक दिए। मकसद यही था कि गार में मौजूद लोग निकलने में कामयाब न हो सके। दफातन उसे अपने अक्कम में घोड़े की खुरखुर की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर पलटा। ये उसी का घोड़ा था जिसे पकड़कर यहाँ बांध दिया गया था। शीरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, यहाँ रुकना भी मकसद है और फिर इसे खतरात भी पेश आ सकते थे। वो इस इलाके से नावाकिफ था। गार से निकलने वालों को रोका जा सकता था, लेकिन जो लोग बाहर होंगे वो काबू में नहीं आ सकते थे, और किसी भी समझ से चली हुई कोई गोली इसका काम भी तमाम कर सकती थी। चुनांचे इस वक्त फरारी मुनासिब था। दूसरे लम्हे इसने रस्सी पर फायर कर दिया जो घोड़े की गर्दन से बंधी हुई थी। फायर चूंकि बिल्कुल करीब से हुआ तो इसका घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। वो अलिफ को, लेकिन जब वो सीधा हुआ तो शीरान उसकी पुश्त पर था। घोड़ा इस बुरी तरह भागा कि किसी सवार का इसकी पुश्त पर रुकना नामुमकिन था, लेकिन शीरान की जिंदगी घोड़े की पुश्त पर गुजरी थी। वो इससे लिपट गया। अकब से फायर हो रहे थे और जलती हुई चिंगारियां घोड़े के दाएं और बाएं ऊपर नीचे से गुजर रही थी। कोई भी गोली एक लम्हे में सारा खेल खत्म कर सकती थी। घोड़ा जिस रफ्तार से दौड़ रहा था, अगर वही जख्मी हो जाए तो दोनों के परखच्चे उठ सकते थे, लेकिन तकदीर रहनुमाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये चिंगारियां पीछे रह गई, लेकिन घोड़े की रफ्तार में कोई कमी न आई। वो जान तोड़कर भाग रहा था। क्योंकि इसकी जीन पुष्ट पर नहीं थी, इसलिए शीरान उसे संभलने की कोशिश नहीं कर सकता था। तब वक्त ये कि इसकी रफ्तार सुस्त न हो जाए। घोड़ा दौड़ता रहा, न जाने कितनी ही देर हो गई थी। शीरान को अब ये इत्मीनान तो हो गया था कि वो इन लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। अब सिर्फ घोड़ों को काबू में करने का मसला था। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी जगह से खिसकना शुरू कर दिया, सीधा हुआ और घोड़े की पुश्त पर बैठ गया। दफतन इसकी निगाह उस रस्सी पर पड़ी जो घोड़े की गर्दन से बंधी हुई थी और पिस्तौल के फायर से कट गई थी। शीरान सन्नाटे में आ गया। तकदीर ही थी जो अब तक वो बचा हुआ था, वरना रस्सी इतनी लंबी थी कि किसी भी लम्हे घोड़े की पैरों में उलझ सकती थी। शीरान ने हाथ आगे बढ़ाया और झटके से रस्सी संभाल ली। रस्सी इसके हाथ में आ गई तो इसने सुकून की सांस ली। चांद निकल आया था और पहाड़ों में चांदनी फैलती जा रही थी। घोड़े की रफ्तार अब भी कुछ सुस्त हो चली थी, लेकिन इसके अंदाज में थकन के आसार नहीं थे। इस वक्त वो एक छोटे से पहाड़ी टीले को अकब से गुजर रहा था। जो ही टीले की दूसरी जाने पहुंचा, दफतन इसे खैमों का एक शहर आबाद नजर आया। खैमे तरतीब से नस्ब थे और इनके दरमियान उस पगडंडी पर जहाँ जिस पर घोड़ा दौड़ रहा था, दो तीन रुकावटें खड़ी थी। रुकावटों के पास खड़े फौजी जवानों ने शायद घोड़े की टापों की आवाज़ नहीं सुनी थी, वरना मुतवज्जो होते। उन्होंने अचानक ही इस तूफानी रफ्तार से दौड़ते घोड़े को देखा और इससे कबल कि वो संभलते, घोड़ा पहले रुकावट के पास पहुंच गया। उसने बासानी ये रुकावट फलांग ली। फौजी जवान पूरी कुव्वत से चीखे, लेकिन घोड़ा दूसरी रुकावट भी अबूर कर गया। अभी वो तीसरी रुकावट के पास पहुंचा था कि अकब से स्टेन गन की गोलियां बरसने लगी। तीसरी रुकावट उस वक्त जान बचाने का सबब बनी थी, क्योंकि गोलियां दौड़ते घोड़ों की सीट में चलाई गई थी। जबकि घोड़ा वो रुकावट अबूर करने के लिए उछल गया था, गोलियां नीचे से निकल गई। तीसरी रुकावट के साथ ये पगडंडी बाएं समत मुड़ गई और इसके बाद ढलान शुरू हो गई। शीरान की शहसवारी बिलाशुबा नाकाबिले यकीन हद तक शानदार थी, वरना घोड़े की नंगी पुश्त पर इस तरह जमे रहना आसान काम नहीं था। और फिर जो ही घोड़ा ढलान में उतरा, इसने एक बार फिर खुद को संभाल लिया, वरना सर के बल नीचे गिर जाता। अखब में जबरदस्त कार्रवाई हो रही थी। सरहद अबूर करने वाले को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनांचे दो जीपें तूफानी रफ्तार से इस समय दौड़ पड़ी थी जिधर घोड़ा गया था। चांद अपने सफर की आखिरी मंजिल तय कर रहा था। घोड़ा एक बार फिर खौफजदा हो गया और अपनी बची खुची कुव्वत को मुजतमे करके दौड़ने लगा, लेकिन खतरनाक ढलानों पर बार बार उसे ठोकरें लग रही थी। कोई भी ठोकर उसे ताहत सुरा में पहुंचा सकती थी। ढलानों के इख्तिताम पर एक वसी मैदान था और इस मैदान को अबूर करने के बाद घने जंगलात नजर आ रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी एक तवील सफर बाकी था कि अकब से क़यामत आ गई। ढलान के नजदीक पहुंचने वाले जीप सवारों ने दौड़ते घोड़े को देख लिया था और आखिरी रात के सन्नाटे में होलनाक शिकाफ पड़ गया। बेक वक्त लाताद मशीन गन्ने गरजने लगे और सुर्ख जुबानें घोड़े की तरफ लपकी। एक बार फिर तकदीर ने मदद की। घोड़े की पिछली टांगों में गोलियां पेवस्त हो गई। वो जोरदार आवाज में ही नींद आया और सर के बल नीचे आ रहा। इस बार शीरान खुद को इसकी पुश्त पर बरकरार न रख सका और यही चीज जान बचने का बायस बन गई। घोड़े के पूरे बदन में लातादार सोराख हो गए। अगर सिर्फ चंद सानिए के लिए वो घोड़े की पुश्त पर रहता तो ये सोराख उसके बदन में ही बन जाते। जमीन पर गिरते हुए किसी छिपकली की तरह चारों हाथ पांव से चलता हुआ उस जगह से काफी आगे निकल गया जहां घोड़ा मौजूद था। उसे किसी चट्टान की तलाश थी। शीरान ने सारी जिंदगी पहाड़ों में बसर की थी और वो ऐसी जगह पर जिंदा रहना जानता था। इसे अंदाजा हो गया था कि इस बार इसके दुश्मन बेहद ताकतवर हैं और ऐसे आतशी असले से लेस है जिनके सामने किसी तन्हा इंसान का बस नहीं चल सकता। इसलिए इस वक्त सिर्फ एक ही तरीका था कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके वो उनकी पहुंच से दूर निकल जाए। इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां चंद साथ के लिए उनकी निगाहों से महफूज रह सके।
जीपें तेजी से नीचे उतरती आ रही थी और लम्हा ब लम्हा इनका फासला कम होता जा रहा था और वो अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। शिरान ने जंगल की तरफ देखा। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी आड़ भी नहीं थी जिसका सहारा लेकर जंगल में चला जाता। अगर किसी तरह जंगल में दाखिल हो जाए तो कम से कम इसे इतना फायदा जरूर हो सकता था कि इसे घने जंगल में जीपें दाखिल नहीं हो सकती थी और इसके बाद पैरों की बात रह जाती थी, यानी सरहदी फौजी पैदल ही इसका ताकुब करेंगे। इस ताकुब में जो भी आगे निकल जाए, एक लम्हे के लिए उसने सोचा, लेकिन दूसरे लम्हे कान बंद करके इस पत्थर की आड़ में हो जाना पड़ा, क्योंकि शायद मार्टर से एक गोला फेंका गया था। ये गोला ऐन उस जगह पड़ा था जहाँ घोड़े की लाश पड़ी थी। धमाके के साथ ही फिजा में तेज रोशनी फैल गई और चट्टानों के नन्हे नन्हे रेजे इधर उधर बरसने लगे। इसके बाद धुआं सा फैल गया। शिरान इन संग्रेजों से महफूज रहा, लेकिन इस बात का कभी इम्कान था कि दूसरा गोला इसके आसपास कहीं पड़ेगा और मुमकिन है ये जगह वही हो जहाँ शिरान मौजूद था। चुनांचे जब इसकी सिवा और कोई चारा नहीं था, इस जिंदगी को दांव पर लगाकर जंगल जंगल की तरफ दौड़ पड़े और अपनी जगह से उठ भागा। इसकी रफ्तार तूफानी हद तक तेज थी, लेकिन जो ही अपनी जगह से हटकर चंद कदम आगे बढ़ा, एक और गोला इस जगह से दाईं समझ तकरीबन 100 गज के फासले पर फटा। शिरान को एक बार भी जमीन पर गिर जाना पड़ा, क्योंकि मार्टर गोले की तबाही इस हद तक पहुंच सकती थी, लेकिन गोले की समझ इस बात का सबूत था कि वो शिरान की मौजूदगी का सही अंदाजा नहीं लगा सके। चुनांचे सिर्फ एक लम्हे के इंतजार के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ तकदीर की मेहरबानी कहा जा सकता है कि वो इनकी निगाहों से महफूज रहा। पहले दरख्त की आड़ में पहुंचकर शिरान एक लम्हे के लिए रुका। चंद गहरी गहरी सांसें लेने के बाद उसने वो जगह भी छोड़ दी और अंधाधुंध जंगल में दौड़ता चला गया। उसकी आंखों में मौत के खौफ के बजाय वहशाना चमक थी। जीवों से अब भी फायरिंग की जा रही थी और गोलियों से बाज दरख्तों के तने जख्मी हो रहे थे। वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे कि शायद कोई गोली अपना काम कर जाए। रात का सन्नाटा मजरू हो चुका था और फजा में चीखों की सी आवाजें बुलंद हो रही थी। ख्वाबीदा परिंदे होलनाक धमाकों से घबराकर जाग गए और परवाज करने लगे थे। उनकी दहशत आमेज आवाजों से जंगल गूंज रहा था। शिरान दौड़ता रहा। एक जगह ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियां और गुंजान दरख्त एक दूसरे से इस तरह मिले हुए थे कि इनके दरमियान से गुजरना बेहद मुश्किल था। शिरान अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर कांटों की चुभन महसूस करता रहा। उसे ये एहसास भी हो सका ना था कि इन कांटों ने इसके जिस्म पर कैसी कैसी लकीरें बना दी हैं, या इसका लिबास कहाँ कहाँ से फट चुका है। बस वो इन झाड़ियों में घुसता चला गया और जब इसने देखा कि यहाँ वो किसी तक महफूज रह सकता है तो वो रुक गया। दफतन उसे थोड़े ही फासले पर सरसराहटें सुनाई दी। इसने दोनों पिस्तौल निकाल लिए, उसके चैम्बर चेक किए और झाड़ियों के रखनों से दूसरी तरफ देखने लगा। वो इस बात के लिए कतई तैयार था कि कोई इन झाड़ियों के नज़दीक पहुंच जाए तो बेदरेग फायर कर दे। हालांकि ये ज़बरदस्त हिमाकत होती, क्योंकि मुमकिन था कि झाड़ियों में किसी की मौजूदगी का शुबा न किया जाता। लेकिन अगर वो 4 सिपाही शिरान के फायरों से हलाक हो भी जाते, इसके बाद वो लोग यकीनी तौर पर झाड़ियों को घेर लेते और फिर इस कदर खौफनाक फायरिंग होती कि बस। ये सरसराहटें इसे सुनाई देती रही और वो चौकन्ना बैठा रहा। फिर दफतन सिपाहियों के बातें करने की आवाज़ें आईं जो इतने नज़दीक आ चुके थे कि इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। कहाँ मर गया कमबख्त, नजर ही नहीं आ रहा। न जाने जंगल की समत आया भी है या नहीं, कहीं बिला वजह इन दरख्तों में टकरे ना मार रहे हों। मगर वो था कौन, खुदा ही जानता है। मैं तो नहीं जानता। वैसे वो आया काबुली की तरफ से था। हम तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरफ से कोई इस तरह सरहद अबूर करने की कोशिश करेगा। मुमकिन है कोई जासूस हो। क्या कहा जा सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जासूस मालूम नहीं होता था। इसलिए कि अगर जासूस हो तो छुप छुपा के निकलने की कोशिश करता। ताक का चौकी की समत आया और फिर वहां से इस तरह रुकावटें अबूर करना किसी जासूस का काम मालूम नहीं होता। कोई और ही चक्कर है। बहरहाल वो बचकर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ दरिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। गालिबन लेफ्टिनेंट ने दरिया पर भी इत्तला दे दी है, क्योंकि फरार होने के लिए दरिया से बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता। दूसरे सिपाही ने कहा तो शिरान को ही मालूम हो गया कि करबू जवार में कोई दरिया भी है। बहर सूरत ये भी अच्छा हुआ कि उस बात से वाकिफ हो गया था कि दरिया पार करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, चुनांचे इससे बचना ही बेहतर होगा। काफी देर तक उसे इन लोगों की जंगल में मौजूदगी का एहसास होता रहा। जब तक वो इन सरसराहटों को सुनता रहा, इसने सोने की कोशिश नहीं की। हालांकि थकन जहन पर तारी होती जा रही थी, उसे नींद आने लगी। पलकें एक दूसरे से जुड़ जाने के लिए बेचैन थीं और वो बार बार नींद से छुटकारा हासिल करने के लिए आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगता। दोनों पिस्तौल इसने अपने करीब इस तरह रख लिए थे कि फौरन जरूरत पड़ने पर उसे उठा सके। फिर वो सरसराहटें मकबूद हो गई, क्योंकि फायरिंग भी काफी देर पहले रुक चुकी थी। सन्नाटा फिर से अपने पर फैलाने लगा। अब कभी कभी सिर्फ परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी जाती थी, जो खतरा टल जाने के बाद अपने अपने आशियाने की तरफ आते जा रहे थे।
थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ें भी ख़त्म हो गईं और वही पहले जैसा सन्नाटा माहौल पर मुहित हो गया। इस सन्नाटे में सिर्फ हवाओं का हल्का हल्का शोर उभर रहा था। ये हवाएं इतनी फ़रत बख्श बल्कि नशा आवर सी थी और ये घनी झाड़ियाँ भी उनसे महफूज ना थीं। इन हवाओं की नशावर कैफियत से शीरान भी महफूज न रह सका और दोनों पलकें जो बड़ी देर से एक दूसरे से जुड़ने के लिए बेचैन थी बिलाखिर चिपक गई और ऐसी चिपकी के शीरान होशो हवास से बेगाना हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।